जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान का मॉडल सेट नंबर 71 से पढ़ने वाले हैं। 70 तक डाल दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख लीजिए। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप मतलब कि अगर मतलब कि ये पानी के स्तर है और पानी के अंदर कोई पनडुब्बी है, तो मान लीजिए कि अंदर पानी से बाहर कुछ देखना होगा, तो ये पेरिस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? तो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। 1 जूल कितने अर्घ के बराबर होता है? तो 10 की पावर 7 अर्घ के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? 9.46 × 10 की पावर 15 मीटर होता है। आगे देखते हैं। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होता है कैंची, पिलास, कील, उखाड़ने की मशीन और साइकिल का ब्रेक जो होता है वो प्रथम श्रेणी का उदाहरण होता है। ये सब लिख लीजिएगा। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक जो यानी कि लीवर कौन होता है? तो सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन होता है। और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? देखिए यहाँ पर प्रश्न यहाँ पर होगा कि तृतीयक, यहाँ पर होगा तृतीयक। तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक कौन होता है? तो चिमटा होता है। किसान का हल और मनुष्य का हाथ जो होता है तृतीयक श्रेणी का उत्तोलक होता है। यहाँ पर मिस प्रिंट है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो डायनेमो परिवर्तित करता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सोलर सेल परिवर्तित करता है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। अगर लिफ्ट नीचे आएगा तो कम होगा। अगर लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाएगा तो क्या होगा? शून्य हो जाएगा, भारहीनता हो जाएगा। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है? घट जाता है, याद रखिएगा। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण रिस जाती है। आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। यानी कि जब केस नली को पानी में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। इसके कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी वस्तु है, अगर पानी में डाला जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोग बत्ती बारते होंगे, जैसे कि घर में लालटेन होगा, तो लालटेन का बाती ऊपर की तरफ मतलब तेल चढ़ जाता है, तो ये केशिकत्व होता है, याद रखिएगा। तो केस नली को ही केशिकत्व याद रखिए। आगे देखते हैं। जब केस नली को पारे में डुबोया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो पारे की सतह उभरा हुआ प्राप्त होता है, यानी कि पारे का सतह जो होता है उभरा हुआ प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। सेट नंबर हमारा अगला है, सेट नंबर 72 है कि अगला प्रश्न है कि सेट नंबर 72 का पहला प्रश्न है कि ध्वनि कौन सी तरंग है? तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होती है। और जो प्रकाश जो होता है, प्रकाश कैसा तरंग होता है? तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग होता है। कौन सा तरंग होता है? अनुप्रस्थ तरंग होता है। आगे देखते हैं। झूलने वाली झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर देखिए, अगर वो लड़की अगर है झूला पर है और खड़ी हो जाती है तो उसका आवर्तकाल कम हो जाता है। अगर वो झूले को धक्कर लटक जाती है तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। यदि कोई लड़की झूले झूलते समय खड़ी हो जाए तो उसका आवर्तकाल घट जाता है। और लटक जाए, यानी कि मान लीजिए कि ये झूला है और ये झूले पर हाथ है यहाँ पे और पूरा शरीर इधर है, मतलब कि इधर है, तो ये क्या हो जाएगा? वो लटक जाएगी तो उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। अगर खड़ी हो जाएगी तो उसका आवर्तकाल घट जाएगा। अगला प्रश्न है कि गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी की लंबाई मतलब कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो अवश्रव्य कहते हैं। ध्वनि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है अवश्रव्य होती है, एक होती है श्रव्य होती है, और एक होती है पराश्रव्य होती है। कौन होती है? पराश्रव्य होती है। अवश्रव्य जो होती है वो मतलब कि 0 हर्ट्ज से लेकर वो 20 हर्ट्ज तक होती है, याद रखिएगा। 20 हर्ट्ज तक होती है।
और जो श्रव्य तरंगे होती है 20 हर्ट्ज से लेकर वो 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और 20,000 से जो ऊपर होती है, 20,000 से जो ऊपर की तरंगे होती है वो होती है पराश्रव्य तरंगे, याद रखिएगा। तो हम लोग कौन सी तरंगे सुन पाते हैं, तो बीच वाली यानी कि श्रव्य तरंगे सुन पाते हैं। पराश्रव अवश्रव्य तरंगे बहुत, जैसे कि कुत्ता सुनता है, चमगादड़, ये सभी सुनते हैं। और पराश्रव्य तरंगों को कौन सुनता है, जैसे कि इससे क्या होता है कि अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ सैटेलाइट वैटेलाइट ये पराश्रव्य तरंगों पर ही काम करती है। आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगे को क्या कहा जाता है, तो पराश्रव्य तरंग। और 20,000 और 20 हर्ट्ज के बीच वाले को श्रव्य, और 20 हर्ट्ज से नीचे के तरंगे को अवश्रव्य, याद रखिएगा। समुद्र की जो गहराई होती है, समुद्र की गहराई का पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का उपयोग किया जाता है, तो ये पराश्रव्य। और पराश्रव्य तरंग की कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से कितनी होती है, कि मतलब हजार होता है, याद रखिए। तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, यानी कि बेसी होती है। अगला प्रश्न है कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरता है, यानी कि जो पिंड होता है मुक्त की भांति नीचे गिरता है। तो ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। देखिए लिफ्ट है, तो लिफ्ट में अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो पिंड का भार बढ़ेगा, क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। अगर लिफ्ट नीचे आ रही है, अगर लिफ्ट नीचे आ रही है तो घटेगा, क्या हो गया, घटेगा। अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाती है, लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाती है तो यह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, याद रखिएगा। जब बर्फ जब बर्फ पानी में तैरता है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के अंदर रहता है, तो 1/10 भाग। यानी कि बर्फ है तो बर्फ का अगर ये पानी हो गया तो पानी अगर मान लीजिए कि बर्फ इतना दिख रहा है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब कि इतना बर्फ पानी के अंदर है, समझ रहे हैं ना। एक्स किरण की खोज किसने की थी, तो रॉन्जन ने की थी। पराबैंगनी किरण की खोज किसने की, तो रिटर ने किया है। और रक्त किरण की खोज किसने की है, तो हर्शेल ने। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्वनि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ठोस माध्यम में। उससे कम जल में होती है, यानी कि तरल माध्यम, और उससे कम गैसीय माध्यम में कम होता है, याद रखिएगा। और अगर पूछेगा कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। यानी कि निर्वात मतलब यानी कि जहाँ ठोस द्रव और गैस यानी कि कुछ भी ना हो वो निर्वात बोला जाता है। ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है, तो गैस माध्यम में, और सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में। आगे देखते हैं। अगला हमारा सेट नंबर 73 है कि प्रतिध्वनि मतलब क्या होता है। प्रतिध्वनि मतलब कि कोई भी ध्वनि जाके टकरा के लौट आती है। कभी कभी लगता है गांव में कि इधर गाना बजता है, मतलब बाजा बजता है, लगता है कि यहाँ आदमी है तो इधर से लगता है कि आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो ये इको सिस्टम होता है, यानी कि प्रतिध्वनि, यानी कि कोई भी यहाँ से आवाज़ जा रहा है टकरा के फिर लौट के आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए, तो 17 मीटर या 16.7 मीटर होनी चाहिए। यानी कि जहाँ गाना बज रहा है और जहाँ आदमी है इसके बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी कोई वस्तु जाकर टकरा के लौट कर आएगी। अगला प्रश्न है कि पारा किस ताप पर जमता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर पारा भी जम जाता है। अल्कोहल किस ताप पर जमता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल जमता है। अगर पूछेगा कि ठोस माध्यम में ऊष्मा संचरण किस विधि से होता है, तो चालन विधि से होता है। किस विधि से, चालन विधि से। द्रवों और गैसों से ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है, तो संवहन विधि से होता है। और वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म वायुमंडल जो होती है वायुमंडल जो होती है किस विधि द्वारा गर्म होती है, तो संवहन विधि से ही होती है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, तो ये कौन सा किरण उत्पन्न करता है, तो गामा किरण उत्पन्न करता है। और गामा किरण की भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अवक्षेपण अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर, यानी कि शीशा जो होता है वो शीशा बोल रहे हैं, सॉरी, हीरा जो होता है, हीरा भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही उदाहरण है। और यहाँ पर प्रश्न है कि पेट अथवा शरीर के अंदर आंतरिक
अंगों के अन्वेषण, अन्वेषण मतलब कि मान लीजिए कि पेट में कोई खराबी है तो उसके जांच खातिर आंतरिक अंगों की अन्वेषण मतलब जांच के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। एंडोस्कोपी मतलब कि एंडोस्कोपी डाला जाएगा पेट में तो वो रिफ्लेक्ट करके बताता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम है। समझ रहे हैं ना। अगला प्रश्न है कि तेजी से घूमती हुई फुटबॉल के बीच वायु में दोलन होना किस सिद्धांत पर काम करती है? तो देखिए, जब भी वायु से संबंधित होगा तो बर्नौली प्रमेय हो जाएगा। बर्नौली बर्नौली प्रमेय या बर्नौली का सिद्धांत। अगला प्रश्न है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों दिखाया जाता है? देखिए, प्रश्न फिर से समझते हैं क्या बोल रहा है कि बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण से पूर्व क्यों दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरियम एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है और इसके चित्र में पेट के अन्य क्षेत्रों की तुलना में स्पष्टता से दिखने में सहायता मिलती है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, धुलाई मशीन मतलब कौन से कार्य या किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो अपकेंद्रीय बल। और जो होता है दूध से मक्खन निकालना किस बल का उदाहरण है? तो ये भी अपकेंद्रीय बल का ही उदाहरण है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एक बर्तन पानी से भरा है और उसमें बर्फ का टुकड़ा पानी की सतह पर तैर रहा है। क्या होगा जब बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगा? तो पानी की मतलब ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि मान लीजिए कि एक बर्तन है और बर्तन में एक बर्फ़ का टुकड़ा रखा गया है। मान लीजिए बर्फ़ जब पिघलेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा घटेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, पानी जो बर्फ़ होता है वो पानी के जितना तो अपना जगह तो घेर ही लेता है, इसीलिए उस पात्र में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि कोई मतलब ना बढ़ेगा ना घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जितना है उतना ही रहेगा। याद रखिएगा। तो पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि न बढ़ेगा न घटेगा। अंतरिक्ष यान में पृथ्वी के परिक्रमा करते हुए यांत्रिक का भार क्या होगा? तो शून्य होगा। अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति या वस्तु का भार क्या होता है? शून्य होता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला सेट है, यहाँ कहाँ चल गया, अगला सेट नंबर 74 है। यहाँ पहला प्रश्न है कि फोटोग्राफी कैमरा के अंदर फोटोग्राफी कैमरा की अंदर तो क्या होगा यहाँ पर कि अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि क्या है, क्यों काला कर दिया जाता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अच्छा, मान लीजिए कि काला नहीं करेगा, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन ना हो, यानी इसका कहने का मतलब है कि देखिए, फोटोग्राफी कैमरा के अंदर की सतह को काला कर दिया जाता है ताकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन न हो। ये गलत है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो न यहाँ पर नहीं होगा, ठीक ना। क्योंकि मान लीजिए कि कोई भी वस्तु को अगर काला से रंग देंगे तो वो तो टकरा के लौट जाएगा, तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। इसका समझ रहे हैं? तो इसका न मतलब कि देख लीजिएगा, तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो, इसी कारण काला रंग से सतह को रंग दिया जाता है। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु है जैसे शीशा है, अगर मान लीजिए कि उसको ऐसे मतलब कि वस्तु जाएगा तो उसमें से निकल जाएगा ना, समझ रहे हैं ना। तो टकराएगा कैसे? अगर काला रंग, जैसे कि मान ऐनक, तो ऐनक क्या होता है? तो ऐनक को एक तरह से रंजित यानी कि रंग दिया जाता है, तो रंगता है तब ना कोई भी वस्तु परावर्तित होकर दिखाई देती है। तो इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित होता है? तो अति उच्च आवृत्ति की तरंगों की प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित होता है। यानी कि अल्ट्रासाउंड के मतलब क्या होता है? अल्ट्रासाउंड नामक तकनीक किस पर आधारित होता है? तो अल्ट्रासाउंड के मतलब होता है जैसे यदि उच्च आवृत्ति की तरंग, अल्ट्रासाउंड देखते होंगे कि जैसे कि कोई महिला अगर गर्भवती होती है तो वो कहती है आदमी कि चलो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड में मतलब कि बच्चा साफ साफ दिखाई देता है कि बच्चा है, कौन सा चीज़ है, पेट में कोई खराबी होता है, पथरी वथरी होता है तो उसको अल्ट्रासाउंड से चेक करके बता दिया जाता है। समझ रहे हैं ना। तो वो उच्च ध्वनि वाली आवृत्ति की तरंगे होती हैं जो कि प्रतिध्वनियों के अभिलेखन पर आधारित होती है। याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत सेल का कार्य क्या है? देखिए, विद्युत सेल क्या होता है? तो सेल मतलब बैटरी, ठीक है।
तो बैटरी। तो तो प्रकाश विद्युत सेल का क्या कार्य है, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना, लेकिन प्रकाश विद्युत सेल पूछ रहा है, ठीक ना, इसीलिए प्रकाश विद्युत सेल होगा। यहाँ पर अगर छोटा विद्युत सेल दिया रहता है तो हो जाता है आपका रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, या रासायनिक ऊर्जा से लेकिन यहाँ पर प्रकाश विद्युत सेल दिया है, इसलिए प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर सौर सेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, विद्युत सेल की जगह प्रकाश, या प्रकाश यहाँ पर सौर सेल होगा तो और भी अच्छा प्रश्न रहेगा। तो सौर सेल होगा। सौर सेल मतलब कि देखते हो कि सोलर प्लेट लगा रहता है तो जिससे मतलब बिजली मिलता है, उसी का बात बोल रहा है। उस ग्रह का नाम बताया जिस जो पश्चिम में उदय होता है, तो शुक्र हो जाएगा। अच्छा, एक आप ये बताइए, जैसे कि कोई भी पूरा पृथ्वी हो, जैसे मान लीजिए कि सभी ग्रह हैं, जैसे एक सेकंड थोड़ा सा समय लेंगे, जैसे मान लीजिए कि बुध है, ठीक, तो बुध हो गया, शुक्र हो गया, ये लाइन से लिख रहे हैं, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। उसके बाद आइए बृहस्पति, बृहस्पति शनि अरुण, अरुण और वरुण होता है। तो ये 8 ग्रह होते हैं। प्लूटो को ग्रह से हटा दिया गया है, आप लोगों को सभी को पता होगा। तो देखिए यहाँ से कितना प्रश्न बन सकता है, मतलब कि कम से कम हम 50 प्रश्न बना सकते हैं यहाँ से। जैसे अगर पूछेगा कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इनको क्या बोला जाता है, तो आंतरिक ग्रह बोला जाता है, याद रखिएगा। और पृथ्वी शनि अरुण वरुण को क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह, बाह्य मतलब बाह्यतम ग्रह बोला जाता है, याद रखिए। यहाँ से एक प्रश्न होगा, शुक्र को, यहाँ से अगर हम बोले कि जो शुक्र होता है, शुक्र को और अरुण जो होता है, अरुण, ये जो दो ग्रह जो होते हैं ना, ये उल्टा परिक्रमा करते हैं। जैसे तो उल्टा परिक्रमा करेंगे, जैसे कि पृथ्वी बुध, पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि वरुण जो होते हैं ना, ये करते हैं मतलब पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करते हैं। कहाँ से, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर परिक्रमा करने के कारण बुध में, पृथ्वी में, मंगल में, तो परिक्रमा तो पश्चिम से पूरब करते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर पूरब की ओर सूर्य उगता है। यानी कि पृथ्वी पर सूरज पूरब की ओर उग रहा है तो बुधों पर उगेगा, मंगलों पर उगेगा। तो इस तरह से समझ रहे हैं ना। लेकिन शुक्र और जो अरुण है, इनके पश्चिम में उदय हो रहा है। पश्चिम में उदय मतलब कि पश्चिम में सूर्य भगवान उग रहे हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जो है, ये पूरब से पश्चिम की ओर उग रहा है, पूरब से मतलब पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। समझिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, डीपली है। कि जैसे बुध पृथ्वी, जैसे पृथ्वी बोला जाता है ना कि भाई सूरज भगवान पूरब की ओर उगते हैं, तो पूरब की ओर। और आप लोग पढ़े होंगे कि पृथ्वी कैसी परिक्रमा करती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर करती है। तो पश्चिम से यानी कि पूरब की ओर करेगी, तो मतलब कि पूरब की ओर मतलब कि सूर्योदय होगा। तो उसी तरह से बुध होगा, मंगल होगा, बृहस्पति शनि और वरुण होगा। लेकिन शुक्र जो होता है वो सबसे उल्टा परिक्रमा करता है। तो पूछा जाता है कि उल्टा परिक्रमा कौन करते हैं, तो शुक्र करता है और अरुण करता है, याद रखिएगा। और यहाँ से और क्या सवाल बन सकता है, तो देखिए यहाँ से बहुत सारा सवाल। बुध को क्या बोलते हैं, बुध को सबसे छोटा ग्रह बोलते हैं और सबसे हल्का ग्रह बोलते हैं। शुक्र को क्या बोलते हैं, तो शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी के बहिन, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह ये होता है। समझ रहे हैं ना। शुक्र को मतलब सांझ का तारा, भोर का तारा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चमकीला ग्रह बोला जाता है। और इसको अब और शुक्र जो होता है, बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं होता है। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। अब आइए पृथ्वी, तो पृथ्वी पर एकमात्र जीवन है। यहाँ पर एकमात्र जीवन वाला मतलब कि जो क्या कह सकते हैं ग्रह कौन सा होगा, तो पृथ्वी। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी की अगर बात करें तो पृथ्वी पर पृथ्वी की एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। अगर मंगल की बात करें तो मंगल को कहा जाता है लाल ग्रह। मंगल पर लाल ग्रह काहे कहते हैं भाई, मतलब कि लाल ग्रह कहा जाता है, मतलब कि सिल्वर जो होता है, सिल्वर आयोडाइड, इसकी उपस्थिति के कारण लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का 2 गो उपग्रह होता है, तो 2 गो उपग्रह जिसमें डिमोस होता है, फोबोस होता है। और जो डिमोस जो होगा ना, डिमोस वो सबसे छोटा उपग्रह होता है, सबसे छोटा उपग्रह होता है। तो मंगल के 2 गो उपग्रह, पृथ्वी के 1 उपग्रह, समझ रहे हैं ना। तो अब देखिए, बृहस्पति को सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है, सबसे भारी ग्रह कहा जाता है, इसे पीला ग्रह कहा जाता है। और भी क्या कहा जाता है, तो ये जो होता है वो बृहस्पति जो होता है। अब देखिए यहाँ से एक और प्रश्न पूछेगा कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, क्षुद्र
ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह मतलब कि जिससे कि क्षुद्र बेल्ट पाया जाता है। बेल्ट का मतलब जब यहाँ पर मंगल हो जाएगा और यहाँ पर पृथ्वी हो जाएगा तो इनके बीच में जो उल्का पिंड यानी कि छोटे छोटे जो कण होते हैं उनके बीच में भ्रमण करते हैं। तो ये पूर्व प्रश्न पूछा जाता है कि जो उल्का पिंड जो होते हैं वो किन ग्रहों के बीच है, या क्षुद्र प्लेनेट जो होता है वो किन ग्रहों के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। बृहस्पति सबसे बड़ा है, बृहस्पति सबसे भारी है, याद रखिएगा, इसे पीला ग्रह कहते हैं। शनि की अगर बात करें तो शनि सबसे क्या होता है, सबसे इसका घनत्व ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इसको पानी में रखिएगा ना शनि ग्रह को तो तैरने लगेगा। शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि का है। अरुण की अगर बात करें तो अच्छा, शनि को काला ग्रह कहा जाता है। शनि भगवान देखते होंगे, शनि भगवान काला वस्त्र पहनते हैं, तो काला ग्रह शनि को बोलते हैं। पीला ग्रह बृहस्पति को बोलते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को बोला जाता है, लाल ग्रह मंगल को बोला जाता है। अगर अरुण का बात करें, देखिए अरुण का अगर बात करें तो अरुण जो होता है, सबसे पहले बात की ये तो उल्टा घूमता है। और अगर अरुण की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हरा ग्रह। क्या बोलते हैं, हरा ग्रह बोलते हैं, हरा ग्रह बोलते हैं, याद रखिएगा। वरुण, तो वरुण सबसे दूर का ग्रह हो जाएगा, तो सबसे नजदीक का ग्रह बुध और सबसे दूर का ग्रह वरुण हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। सबसे ठंडा ग्रह वरुण होता है। सबसे गर्म ग्रह कौन होगा, तो शुक्र हो जाएगा। सबसे ठंडा वरुण हो जाएगा। तो और पूछेगा कि ये सभी जो होते हैं वो कहाँ हैं, तो ये सौर मंडल में है। और सौर मंडल का मुखिया कौन होगा, तो यहाँ पर बैठा होगा सूर्य है। यहाँ पर सूर्य होगा और सूर्य की सभी परिक्रमा करते हैं। समझ रहे हैं ना। सूर्य क्या ग्रह है, नहीं, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक क्या है, तारा है। तो ये सभी एग्जाम में प्रश्न कहीं ना कहीं घुमा घुमा के पूछता है। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों को एक प्रश्न में सारा समझ में आ गया होगा। आप लोग लिख लेंगे तो और भी बढ़िया रहेगा। अगला प्रश्न है कि हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान, आकार एवं घनत्व के समान कौन सा ग्रह है, यानी कि पृथ्वी के ही जैसा शुक्र ग्रह है। और शुक्र कैसा परिक्रमा करता है, पूरब के पश्चिम, पूरब से पश्चिम, और पृथ्वी पश्चिम से पूरब। याद रखिएगा। शुक्र का कोई उपग्रह है, नहीं है। पृथ्वी का कौन गो है, एगो है, चंद्रमा है। आगे देखते हैं। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की मात्रा क्यों भरी जाती है, मतलब विद्युत बल्ब। अच्छा, बल्ब के मतलब कि विद्युत जो बल्ब होता है उसमें क्या भरा जाता है, तो या तो नाइट्रोजन गैस भरा जाता है और या ही आर्गन गैस भरा जाता है। क्योंकि नाइट्रोजन और आर्गन ये सब जो होते हैं वो निष्क्रिय गैस होते हैं। तो क्योंकि तुरंत तंतु का वाष्पन न हो पाए। अगर मान लीजिए कि कोई भी अगर ज़्यादा वोल्टेज आएगा या अगर गैस अगर इसमें रहेगा तो उसमें वो जो हाइड्रोजन जो रहता है टंगस्टन धातु का, वो टूट जाता है। आगे देखते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। ध्रुव तारा जिस तारा मंडल में है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है अर्सा माइनर है। हमारा सूर्य कैसा तारा है, तो एक मध्यम आकारी तारा है। आगे देखते हैं। समुद्र में डूबी वस्तुओं का पता लगाने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, सोनार का। अगर सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाएगा सोनार के, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। याद रखिएगा। रेल पटरियों के नीचे चौड़ी लकड़ी के पट्टे यानी कि स्लीपर क्यों बिछाए जाते हैं, तो रेलगाड़ी के कारण उत्पन्न दाब घट सके इस कारण। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत का साधन क्या है, तो सौर सेल जो होता है विद्युत का साधन होता है। वर्ष 1910 से 1986 में फिर से दिखाई देने वाला धूमकेतु का नाम क्या है, तो हेली धूमकेतु है। आगे देखते हैं। सूर्य के अलावा हमारी आंख के बिना सहायता से देखे जाने वाला निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य को तो देख सकते हैं आंख से, लेकिन एक और तारा है एल्फा सेंटोरी। इसको भी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। जिस मंदाकिनी में हम लोग रहते हैं सौरमंडल, उसका नाम क्या है, तो मिल्की वे यानी कि आकाशगंगा है। आगे देखते हैं। हमारा सेट नंबर 75 है। सूर्य के अलावा पृथ्वी के निकटतम तारे से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय क्या होता है, तो 4.2 वर्ष लगता है। याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि खगोलीय दूरी मापा जाता है, तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई को क्या बोला जाता है, तो प्रकाश वर्ष। पृथ्वी की प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है, तो दूरी का मात्रक होता है। इतना बार एग्जाम पूछा गया कि बताइए, बदनाम क्वेश्चन हो गया ये।
आगे देखते हैं पृथ्वी के आयु का आकलन किस विधि से किया जाता है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगर पूछेगा कोई जीव की आयु ज्ञात करना है, यानी कि जीव यानी कि जीवाश्म की मतलब कितना पुराना है, तो उसको कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है। लेकिन पृथ्वी का, पहाड़ का, इस सब का किसे यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किस विधि से, तो रेडियो कार्बन काल यानी कि रेडियो कार्बन यानी कि कार्बन 14 से किया जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। अम, एक पावर से एक पावर सॉकेट पर किस विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाता है, मतलब एक पावर सॉकेट पर किस कोई कई विद्युत फिर से देखते हैं। एक पावर सॉकेट पर कई विद्युत उपकरणों को नहीं लगाया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि अति तापन के कारण बिजली की वायरिंग खराब हो सकती है, यानी कि ज़्यादा लोड देंगे तो। आगे देखते हैं विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है। फ्यूज का मतलब कि जैसे जैसे आप लोग देखे होंगे बोर्ड होता है, तो बोर्ड में सब और तो स्विच रहता है, ठीक ना। यहाँ पर स्विच स्विच रहता है, और यहाँ पर एक छोटा सा या तो दिया होगा लाल रंग का बरता होगा, और यहाँ पर एक दिया होगा स्विच दिया होगा। स्विच को निकाल भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। तो स्विच यानी कि बोर्ड जो है, तो बोर्ड में अगर बोर्ड से लाइन कनेक्ट है, अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया, तो ज़्यादा अगर वोल्टेज आ गया तो ये फ्यूजावा क्या होता है, इसका फ्यूजावा यहाँ पर जो होता है वो जर जाता है, जिससे पूरा घर का जो लाइन होता है वो बच जाता है, नहीं जरता है कोई वस्तु। अगर यहाँ पर फ्यूज नहीं रहता तो पूरा घर में मतलब लघुपतन हो जाता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसी कारण यानी कि लघुपतन को कम करने या भंग करने के लिए फ्यूज का तार लगाया जाता है। यहाँ पर फ्यूज हो जाएगा तो यहाँ से आगे बिजली जाइबे नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना। तो क्या हो गया, ओवरलोडिंग या लघुपतन की स्थिति में परिपथ को भंग करने के लिए, परिपथ को भंग मतलब परिपथ मतलब जहाँ जहाँ तार गया है वहाँ वहाँ अब बिजली नहीं जाएगा, भंग हो जाएगा, यानी कि जैसे कट गए तो ये कैसे बिजली जाएगा, समझ रहे हैं ना। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र को फैथोमीटर कहते हैं। वस्तु की त्रिआयामी प्रतिबिंबों की अभिलेखन की तकनीक क्या कहलाती है, तो होलोग्राफी कहलाती है। विद्युत परिपथ में संधारित्र का प्रयोग किस किस लिए किया जाता है, तो विद्युत आवेश के संग्रहण के हेतु किया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर तीक्ष्ण यानी कि बहुत ही क्या बोलते हैं पतली होती है, तो उच्च आवृत्ति के कारण, यानी जिसका उच्च आवृत्ति रहेगा उसका जो स्वर होता है उतना ही तीक्ष्ण यानी कि पतला होता है। आगे देखते हैं ध्वनि उच्च वेग से कम कब गमन करती है, तो यानी ध्वनि जो होती है उच्च वेग से कब गमन करती है, तो 30 डिग्री सेल्सियस की आर्द्र वायु में उच्च वेग से गमन करती है। साबुन के बुलबुले को श्वेत वर्णी प्रकाश में देखने पर उसमें उनमें अनेक रंग दिखाई पड़ते हैं, किस कारण, तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। यानी कि अगर सीधी सीधी बात करें, जहाँ साबुन का बुलबुला देखेगा, सरफ का बुलबुला देखे तो व्यतिकरण मारिएगा। सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के पूर्व सूर्य गहरा नारंगी लाल आभासी युक्त होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। कार के हैंड लैंप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो परवलयिक दर्पण यानी कि अवतल दर्पण। क्या बोल रहा है, हैंड लैंप मतलब कि जैसे कि आगे का जो होता है ना, आगे का जो इसको बोलते हैं फ्लैश लाइट भी बोल सकते हैं, और अवतल दर्पण परवलयिक दर्पण बोलते हैं इसको। आगे देखते हैं दंत चिकित्सा में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कोई वस्तु को क्या कर देता है, बड़ा दिखाई देता है, और उत्तल दर्पण कोई वस्तु को छोटा कर देता है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, तो वाहन के साइड मिरर के रूप में, सड़कों पर लगे लैंपों के प्रकाश को विस्तृत क्षेत्र में फैलाने के लिए भी किया जाता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 76 है कि मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए, तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि तारों के टिमटिमाना किस कारण होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है, कोरोना दिखाई देता है, यानी कि किरीट दिखाई देता है। आगे देखते हैं यानी कि रडार का प्रयोग क्या है, तो वायुयान जैसे वस्तुओं की पहचान एवं स्थिति निर्धारण करने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। थर्मस फ्लास्क में पेय पदार्थों का लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का
कारण क्या है? यहाँ पर या नहीं होगा, का होगा, ठीक ना। गर्म करने का कारण क्या है? तो दोहरी दीवारों की भीतरी सतह पर रजत लेप तथा दोहरी दीवारों के बीच में निर्वात होना। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर का हिमीकरण कक्ष फ्रीजर उसमें सबसे ऊपर क्यों लगाया जाता है? फ्रीजर मतलब जैसे कि आप लोग देखते होंगे फ्रिज, तो फ्रिज में पूरा जैसे कि एक ऊपर जो रहता है ना वो ढक्कन लिखा रहता है, बंद कर देते हैं उसको, ठीक ना, और उसमें बर्फ जमता है। तो इसीलिए कह रहा है कि मतलब सबसे ऊपर काहे लगाया जाता है? तो जिसमें यह संवहन धारा के समुचित प्रवाह के सारे भीतरी भाग को ठंडा कर सके, ठीक ना। आगे देखते हैं समोच्च सूर्योच्च। सूर्योच्च क्या है? सूर्योच्च क्या है? तो ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य के अधिकतम दूरी पर हो उसे ही सर्वोच्च कहा जाता है। इसे अपसौर भी बोल सकते हैं आप। सिग्नो अपसौर में भी क्या होता है? सूर्य के दूर होता है तो अपसौर होता है, और सूर्य के नजदीक रहता है तो उपसौर होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं भूमि उच्च क्या है? तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से, यानी कि चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह की पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को भूमि उच्च कहते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी हो गया और ये हो गया चंद्रमा, ठीक ना। तो चंद्रमा तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो बोल रहा है जैसे मान लो पृथ्वी से कोई भी वस्तु सैटेलाइट भेजा गया, तो सैटेलाइट मान लो यहाँ पर जाके अब पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो जब पृथ्वी की परिक्रमा, तो यही बोल रहा है कि चंद्रमा, तो चंद्रमा तो ये है, तो चंद्रमा का कृत्रिम उपग्रह मतलब कि सैटेलाइट, ये सैटेलाइट हो गया कि पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को, जो पृथ्वी से अधिकतम दूरी वाली स्थिति को ही बोला जाता है, क्या बोले, उच्च भूमि कहा जाता है, भूमि उच्च कहा जाता है। आगे देखते हैं ईईजी विद्युत मस्तिष्क लेखी किससे संबंधित है? ठीक ना, तो मस्तिष्क से। आगे देखते हैं क्यूरी किसकी इकाई होती है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई होती है। क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, याद रखिए। कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है। आगे देखते हैं अगला हमारा सेट नंबर 77 है। ज़्यादा टाइम लग रहा है इसलिए हम लोग बार बार मतलब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है? तो तृतीय नियम का उदाहरण है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम बोलते हैं। बल की परिभाषा इससे मिलती है। जड़त्व दो प्रकार के होते हैं, गति में जड़त्व और क्या होते हैं, विराम में जड़त्व। याद रखिएगा। शरीर का वजन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है? ध्रुव पर सबसे ज़्यादा होता है। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पाइप फट जाता है, पानी का पाइप जो फट जाता है, क्यों? क्योंकि जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। आगे देखते हैं यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाल दिया जाए तो वह डूब जाएगा। यदि पानी में काफ़ी मात्रा में नमक मिलाया जाए या मैला हुआ हो तो उसमें अंडा डाला जाता है तो क्या होता है? तो अंडा पानी पर तैरने लगता है, घनत्व उच्च हो जाता है। आगे देखते हैं बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल में डूब जाता है, क्यों? तब बर्फ जो होता है पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल से भारी होता है। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, नीचे मतलब ज़्यादा प्रेशर रहता है। आगे देखते हैं भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले जो होता है निचले तल में पिघलता है, क्यों? सॉरी फिर से देखते हैं। भारी जो हिमखंड होता है शीर्ष की अपेक्षा जो होता है निचले तल से पिघलता है, क्यों? कि निचले तल का दाब जो होता है अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। आगे देखते हैं साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? साबुन के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, साबुन के अंदर के बुलबुले का मतलब जो दाब होता है। जब दूध को मथनी यानी मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग होता है, यह किस कारण होता है? तो अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? उसका भार बदल जाएगा लेकिन द्रव्यमान ज्यों का ज्यों रहेगा। तो द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़े? जब लिफ्ट ऊपर की त्वरित गति से ऊपर की जा रही हो। आगे देखते हैं ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहा जाता है। आगे देखते हैं अगला सेट नंबर 78 है कि पृथ्वी के परितः यानी कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह यानी कि सैटेलाइट से बाहरी
कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद कहाँ जाएगी? तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी कक्षा में घूमती रहेगी। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि बोल रहा है कि पृथ्वी है, तो पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है सैटेलाइट, यानी कि कृत्रिम उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह का मतलब कि अब कृत्रिम उपग्रह से कोई गेंद गिराया जाएगा तो वहाँ तो वायुमंडल है नहीं कि नीचे आकर्षण करेगा। तो क्या करता है कि जहाँ गिराएगा ना वहीं से पृथ्वी की वही परिक्रमा करने लगता है। आगे देखते हैं। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट कहाँ जा रही हो? तो वास्तविक भार से कम कब हो? जब त्वरण नीचे, मतलब त्वरण से नीचे जा रही हो। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक की झूलने का समय क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दुगुना हो जाएगा। केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? तो 310 केल्विन होता है। आगे देखते हैं। यदि जल को 10 डिग्री से सॉरी यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा, फिर बढ़ेगा। बर्फ पर दाब बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका गलनांक घट जाता है। पूर्ण विकिरण उत्तापमापी पूर्ण विकिरण जो होता है उत्तापमापी, मतलब यहाँ पर उ नहीं होगा, तापमापी। पूर्ण विकिरण तापमापी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो स्टीफन के नियम पर। हो भी सकता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखते हैं। सूर्य के ताप लिख सूर्य का ताप किस यंत्र से मापा जाता है? तो पाइरोमीटर तापमापी से मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है उसके बाद में बढ़ता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब उसकी लंबाई बढ़ जाती है, लेकिन चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अव्यवस्थित रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर की आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ जाएगा उसका आयतन। सूर्य जो होता है विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण जो होता है, इसका आंसर हो जाएगा। निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो -196 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। आगे देखते हैं। अगला सेट नंबर 79 है। पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति को अपने प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूरी पर खड़ा होना चाहिए? यानी कि 56 फीट, यानी कि 16 या तो 17 मीटर हो जाता है। ठीक है, 17 तिया 51 होता है, 17 पॉइंट कुछ होता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। 17 है होगा, ठीक ना। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। आगे देखते हैं। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस हमारी आंखों में भी होता है। प्रकाश का रंग किसके कारण निश्चित किया जाता है? तो तरंगदैर्ध्य के कारण। तरंगदैर्ध्य जिसका ज़्यादा होगा वो दूर तक दिखाई देगा, जिसका कम होगा वो कम दूर तक दिखाई देगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का विचलन कम होता है, क्योंकि जल्दी निकल जाता है। आगे देखते हैं। उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसकी क्षमता घट जाती है। जल के अंदर वायु का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस या अपसारी लेंस की तरह काम करता है। जब कोई वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो ये अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। आगे देखते हैं। किसी व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? कितनी होगी? तो उस व्यक्ति की आधी होगी। आगे देखते हैं। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार की दर्पण का उपयोग करना चाहिए? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाना चाहिए। हीरा चमकदार किस कारण दिखाई देता है? तो पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। कार्बोरेटर का उपयोग किस लिए होता है? तो पेट्रोल के साथ हवा का मिश्रण करना ये होता है। मैनोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो गैसों का दाब मापा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की थी? तो एनरिको फर्मी ने की थी। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरुआत हुआ जिन्होंने इस चीज़ की खोज की थी। तो किस चीज़ की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने? तो डायनामाइट की खोज की थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं।
अगला सेट नंबर है 80 कि नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन द्वारा होती है। याद रखिएगा, देखिए नाभिकीय विखंडन द्वारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन, साथ ही साथ नाभिकीय रिएक्टर, तो नाभिकीय रिएक्टर में भी नाभिकीय विखंडन द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर नाभिकीय संलयन देगा तो संलयन में हो जाएगा सूर्य का प्रकाश संलयन विधि, तारा का प्रकाश संलयन विधि, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम परमाणु, यहाँ पर गलत है, देखिए एक सेकेंड, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पर परमाणु बम होगा। तो परमाणु जो होता है ना वो नाभिकीय विखंडन पे ही, यानी कि नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन जो होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। आगे देखते हैं, सापेक्षिता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ई बराबर एम सी स्क्वायर दिया था, ई बराबर एम सी स्क्वायर। आगे देखते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रण में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? कैडमियम या बोरान के छड़ का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्या कार्य है? तो एसी वोल्टेज यानी अल्टरनेटिंग करंट वोल्टता को घटाने और बढ़ाने यानी कि कम बेसी करने के लिए किया जाता है। महासागरों में शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। किस प्रक्रम द्वारा समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि से। कपड़े धोने वाले सोडा का नाम Na2CO3 × 10H2O होता है। कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग क्यों नहीं देता है? तो इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट खुले रहते हैं। आगे देखते हैं, खाद्य तेलों को वनस्पति घी में किस प्रक्रम द्वारा बदला जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण द्वारा बदला जाता है। लॉन्ड्री साबुन क्या है? तो प्राकृतिक स्रोत के उच्चतर वसा अम्लों के सोडियम लवणों का मिश्रण होता है। संश्लेषित अपमार्जक यानी कि डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? तो एरोमेटिक तथा एलिफेटिक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण के मिश्रण होते हैं। आगे देखते हैं, रासायनिक तौर पर हीरा क्या है? तो शुद्ध कार्बन होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है कि जल आपूर्ति के लिए प्रयोग की जाने वाली जल का शोधन किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो क्लोरीनीकरण प्रक्रिया द्वारा होता है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ अत्यधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सल्फर मिलाया जाता है। आभूषणों को बनाने में सोने में मिलाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? तो तांबा धातु होती है, तांबा मिलाया जाता है सोना में। अगर पूछेगा कि सोना शुद्ध कितना कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा सेट नंबर 80 समाप्त होता है। अगले सेट में हम लोग सेट नंबर 81 से देखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के पास शेयर करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।